नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 1 से 12 तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और आज के इस विशेष दिन में हम आपको कुछ विशेष ही बताने वाले हैं। आप यूट्यूब चैनल पर यानी कि एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिक्षार्थियों, आज 31 अक्टूबर है और आज जयंती है राष्ट्रीय नायक और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और आज का दिन इसीलिए बहुत खास और विशेष हो जाता है। ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे मात्र सुनकर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा नाम, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसमें आगे आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियां प्रेरणा लेती रहेंगी। एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहा है उनका, एक ऐसी शख्सियत जिसे हम दिल से सर झुकाकर नमन करते हैं। और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए इनका योगदान बहुत अमूल्य रहा है। क्या क्या योगदान रहा है और क्या क्या उनके बारे में खास आपको जानना है, आज हम इस सत्र में, इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। पहले हम आपको बता दें हमारे आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक। आज का हमारा शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन एवं कार्य। और आपको जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं श्री नरताम विवेकानंद मोतीराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली विश्वविद्यालय से। साथ ही हम सर आपके बारे में एक और बात अपने सभी दर्शकों से साथ साझा करना चाहेंगे कि सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स, ये दिल्ली स्थित एक शोध संस्थान है जिसके आप मानद महासचिव भी है। तो शिक्षार्थियों और जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप स्टूडेंट हो या फिर ना हो, आप टीचर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, आप हमसे कोई भी सवाल जानना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई बात हमसे साझा करना चाहते हैं, आपकी सभी बातों का, आपके सभी सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें करेंगे फ़ोन कॉल। हमारा टेलीफोन नंबर आप लिख लीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559। और आप यूट्यूब चैनल पर यानी कि एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। इन माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सर, जैसे हमने बताया कि राष्ट्रीय नायक रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कितना साहसिक उनका जीवन रहा होगा। खासतौर पर हम अगर उनके बचपन की बात करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बाल्यावस्था के बारे में और उनकी युवावस्था के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे उनका बाल्यावस्था और युवावस्था रही और कैसे वो जो घटनाएं हुई, कैसे उन्होंने उनके राजनीतिक जीवन पर असर डाला। सर जी, आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले आज बच्चों को मैं सभी बच्चों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज का 31 अक्टूबर का यह जो दिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 2014 के बाद से हमने मनाना शुरू कर दिया। क्यों बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष हम मानते हैं, जिन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया ऐसा भी उन्हें कहा गया था, क्योंकि भारत को स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद भारत में 565 रियासतें थी। उन सब रियासतों को साथ में जोड़ते हुए एक संघ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो उनका योगदान है, उस योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये घोषित किया 2014 में कि उनका जो जन्मदिवस है 31 अक्टूबर, उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम मनाएं। अब इस संदर्भ में बात करते हुए आप देखेंगे कि उनके इस योगदान को याद रखने के लिए गुजरात नर्मदा जिले में गुजरात राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है 182 मीटर है, मतलब 597 फीट ऊंची, मतलब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है उनके योगदान को याद करते हुए हमने बनाई हुई है। और इसी योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने उनके बारे में कहा था, जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट किया, उन्होंने भेंट दी, तब उन्होंने कहा कि भारत की एकता
एवं अखंडता के शिल्पकार, महान स्वाधीनता सेनानी और देश की शासन व्यवस्था के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर तथा उनके त्याग और संघर्ष की महानता को स्मरण किया मैंने, उसका स्मरण हुआ और उनके प्रति आदर एवं कृतज्ञता की गहरी एक छाप मेरे मन पे पड़ी, ये उन्होंने कहा था। और उन्होंने इसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया था। और इस मूर्ति को बनाने के लिए जितने भी कारीगर रहे हैं और जितने भी लोगों ने अनेक प्रकार की सामग्री भेजी है, उनकी सराहना की थी। तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है कि उनका ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उनके योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अब उनके जीवन परिचय के बारे में रेणु मैम पूछ रही थी परिचयात्मक इसमें। तो उनका जन्म जो हुआ है 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ। और उन्हें मैंने जैसे कहा था शुरुआत में कि लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि जर्मनी का एकत्रीकरण करने में ऑटो वॉन बिस्मार्क नाम के जो व्यक्ति है, उन्होंने जर्मनी का एकत्रीकरण किया था, एक सशक्त जर्मनी का निर्माण किया था। भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद मैंने जैसे कहा, यहाँ पर 565 से ज्यादा रियासतें थी। उन सब रियासतों को साथ में जोड़ते हुए एक सबल और अखंड, जिसमें एकात्मता कायम रहे, ऐसे भारत का निर्माण करने में उन्होंने अनेक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिचय में कहते हुए हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि वो अपने पिताजी और माताजी की, उनके पिताजी का नाम था झावेर भाई और उनकी माताजी का नाम था लाडबा, और उनकी चौथी संतान थे। उनके 3 बड़े भाई भी थे, सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई, इस प्रकार के 3 भाई थे, ये चौथी संतान थी। उनकी शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा हम कहेंगे, भारत में हुई थी, स्वाध्याय में हुई थी, क्योंकि वो गुजरात के थे तो गुजराती माध्यम में हुई थी। लेकिन उनमें पढ़ने की ललक जो है, हमेशा पढ़ना है, अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पे, अगले कदम पर ले जाना है, ये ललक हमेशा उनमें बनी रही थी। इसीलिए वे लंदन में जाने के पहले भी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस समय में गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो पूरा रीजन था, उसको बॉम्बे, वो सारा जो प्रदेश है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वो अनेक प्रकार के काम करते थे, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता लगी। इसीलिए टेम्पल इन नाम के कॉलेज में वहां पर जाकर के उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। तो उनकी जो बचपन की जो कुछ महत्वपूर्ण जो घटना है, उनको याद करने की आवश्यकता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में एक शिक्षक थे जो अत्याचारी थे, बच्चों को अनावश्यक मारते पीटते थे। तो अपने साथियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ ही क्लास में हड़ताल शुरू कर दी उन्होंने। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके हाथ में एक ऐसा फोड़ आया था, जो अल्सर टाइप, तो उसको फोड़ने के लिए एक लोहार के पास चले गए। लोहार के पास जो गरम वाला ये जो छुरा होता है, उससे वो फोड़ना चाहते थे। ये जो बालक है इतना छोटा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल छोटे थे, तो उनको देखते हुए वो जो लोहार है उसकी हिम्मत नहीं हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ही आगे चल करके उन्होंने वो छुरा लिया, वो गरम वाला, और उन्होंने जो वो फोड़ है अपने शरीर पे आया हुआ, उसने फोड़ दिया। तो इससे पता चलता है कि वे अन्याय को सहन नहीं करते थे और साहसी थे, और इसीलिए भी भारत को स्वाधीनता, या फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उनका योगदान है, या भारत के स्वाधीनता के बाद में भारत का एकत्रीकरण करने में, भारत में 565 रियासतें जो थी उनका विलय करने में उनका योगदान है। इस सारे साहस, उनकी अनुशासन प्रियता, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी रेणु मैम। जी सर, ये तो बात है उनके बाल्यकाल की। आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा लिया। अब हम अगर उनकी शिक्षा पे हम एक बात अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने 10वीं पास करने में बहुत समय लगा दिया था। एक अच्छी खासी उम्र, हम कह सकते हैं कि 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने 10वीं पास की थी, जिसकी वजह से सबको चाहे जो भी लगा हो, लेकिन उसके बाद जब वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे आपने बताया कि लंदन गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपना जो कोर्स था वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिया था। हाँ, ये होता है। यहाँ पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि जैसे जो इंसिडेंट या घटना आपने बताई है बच्चों, हम उनके बारे में और भी कई बातें आपको बताते रहेंगे, जैसा कि आप जानना भी चाहते हैं, हमें पता चल रहा है, तो धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे उनके
के बारे में वो सभी बातें जो आप जानेंगे, जिनसे आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पर उन बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उन्हें कई उपनामों से संबोधित किया गया है, जैसे लोह पुरुष के नाम से, सरदार के नाम से। तो सर, सरदार की उपाधि उन्हें क्यों दी गई, सर ये बताइए सर। जी, उनकी शिक्षा का भी आपने थोड़ा जिक्र किया है, इसलिए मैं एक मिनट में, एक या आधे मिनट में उसकी बात करूं जी। क्योंकि वे गरीब परिवार से आते थे, इसलिए उनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें या फिर वो सुविधाएं नहीं थी। उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि जब भारत में वे थे और वो बैरिस्ट्री या फिर वकीली के बारे में पढ़ने की कोशिश करते थे, तो वो अपने परिचितों में, जानने वाले लोगों में से किताबें ले लेते थे और पढ़ाई करते थे। तो उनका जो समय जो है वो संघर्षपूर्ण रहा। उनको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए खुद ही संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि वो बड़ी देर से लंदन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। टेम्पल इन कॉलेज में उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की लंदन में, और वो जो कोर्स था 36 महीनों का था। उनकी मेधा को हमें समझना पड़ेगा कि वो कोर्स उन्होंने क्लास में टॉप करते हुए 30 महीनों में, सिर्फ 36 महीनों का कोर्स उन्होंने 30 महीनों में पूरा किया। तो वो मेधावी तो थे, और उस मेधा का उपयोग सारे स्वाधीनता आंदोलन में भी हुआ है। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि वो सरदार उन्हें क्यों कहा जाता है, तो गुजरात में जब बारडोली का सत्याग्रह हुआ, बारडोली का सत्याग्रह क्या हुआ कि अकाल पड़ा था, वहाँ की परिस्थितियाँ, गुजरात, वो जो बारडोली जिले की जो परिस्थितियाँ थी किसानों की, वो बहुत बदहाल थी। और ऐसे होते हुए भी किसानों का जो टैक्स है, वो टैक्स 30% ब्रिटिश सरकार ने बढ़ाया हुआ था। अब ये बहुत ही अन्यायकारक था। अब ये किसान अकाल के कारण अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, अपने परिवार की भी वो सहायता नहीं कर सकते थे। ऐसे में अगर सरकार 30% टैक्स बढ़ाती है तो वो बहुत ही क्या कहते हैं कि वो अन्यायकारक कदम था सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। वैसे तो बहुत सारे कदम उन्होंने जो उठाए हमेशा अन्यायकारक ही थे, क्योंकि भारतीय लोगों के कल्याण की कल्पना उनके मन में जरा कम ही हुआ करती थी। वे तो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए पूरी प्रशासन व्यवस्था चलाते थे। तो इसके लिए फिर बाद में वहाँ के जो किसानों के कुछ नेता थे, जैसे पारिक थे, ऐसे कुछ नेताओं ने साथ में आकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का अंदाज़ा दे दिया। उनको कहा कि ये सारी परिस्थितियाँ हैं और इस पर आपको कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही। गांधी जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया, गांधी जी का एक समर्थन था इस प्रकार से, और किसानों को उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए आपको यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। जो सरकार के अधिकारी है आपको आएंगे, आपको सताएंगे, आपकी प्रॉपर्टीज को भी शायद ऐसा हो सकता है कि उसको लिलाव करेंगे या उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उसको हस्तगत कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियों में आपको डरना नहीं है, जीत आपकी होगी। किसानों ने कहा कि सरदार जी पटेल भाई हम आपके साथ हैं, वल्लभ भाई हम आपके साथ हैं। तब तक उनको सरदार ये उपाधि नहीं मिली थी। जिस सफलता से उन्होंने आंदोलन चलाया और जो किसान थे उन्होंने ये जो टैक्स है, ये पैसा ब्रिटिश सरकार को जो अन्यायकारक था उसको देने से मना कर दिया। अब मना करने के बाद जो ब्रिटिश सरकार के कुछ ब्रिटिश अधिकारी, उनकी पुलिस व्यवस्था और कुछ पठानों को, जो आज पाकिस्तान है जिसको NWFP कहा जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पे कुछ पठान लोग जो हुआ करते थे, जो लंबे चौड़े हुआ करते थे, मजबूत हुआ करते थे, उन लोगों को भी उन्होंने वो वहाँ पर लेकर आए बारडोली जिले में, और किसानों के घर में जाकर के ज़बरदस्ती से जितनी उनकी प्रॉपर्टी है, जो अनाज है, उसको सब वो अपने कब्जे में लेते थे और किसानों को डराते धमकाते थे। लेकिन फिर बाद में किसानों ने यह तय किया कि नहीं, ये जब आएंगे तो हम इनको कुछ नहीं देंगे, हम सीधे जंगल में जाके छुप जाएंगे। वो ऐसा ही करते थे। तो गांव के गांव, और वो क्या करते थे कि अगर पैसा नहीं है तो घर जब्त करो, जमीन जब्त करो और उसका लिलाव करो। उसको क्या कहते हैं उसका कि लिलाव करना, उसको बेचना, बोली लगाना, इस प्रकार की चीजें वो किया करते थे। तो इन सब चीजों से बचने के लोग गांव में चले गए, जंगलों में चले गए, छुप के रहने लगे। अब इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी लोगों ने अपनी हार नहीं मानी और जीत अंत में उन्हीं की हुई। सरकार को उनका जो टैक्सेशन के जो रूल थे, 30% टैक्स लगाने का जो उनका कानून था, उसको बदल करके सिर्फ 6% पर वे लाने के लिए राजी हो गए। ये जो सफलता रही है, इसका एक सफल और कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण योगदान है इसकी जो नेतृत्व
वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और ये सिर्फ पुरुष किसान ही नहीं, महिला किसान भी इस आंदोलन में उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो ये सरदार नाम की जो उनकी उपाधि है वो उनको उनके जो महिला साथी थे, महिला आंदोलनकारी जो थे, वो उन्होंने उनको दी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बारडोली का सत्याग्रह, या पिक्चर में बच्चों आप देख लीजिएगा कि ये बारडोली का सत्याग्रह है, और यहाँ पर ये सरदार जी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर गांधी जी दिखाई देते हैं, और ये महिलाएं जो उनकी साथीदार रही है उस आंदोलन में, इन महिलाओं ने ही उनको सरदार नाम की उपाधि दी थी। जी, तो शिक्षार्थियों और बच्चों, ये तो बात हुई कि उन्हें सरदार के इस नाम से संबोधित क्यों किया गया, क्या कहानी रही इस वाक्य के पीछे, और हम आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर हम एक बात और, हम सर से काफ़ी बातें जानेंगे, सिर्फ एक ही नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है हमारे कार्यक्रम की। सर, जैसे आपने कहा कि आपने उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में बात की, हम जानते हैं कि उनका नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी और बहुत ही बढ़िया उदाहरण उन्होंने पेश किया कुशल राजनीतिक नेतृत्व का। तो सर, यहाँ पर हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आज, क्योंकि उनकी जयंती है, आज जन्म दिवस है, तो आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? हाँ, ऐसी ये क्या बात रही इसके पीछे जो आज का दिन इतने बड़े नाम से संबोधित किया जाता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आज का दिन, उनका जो जन्मदिवस है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल डे ऑफ यूनिटी, मैंने शुरुआत में भी जैसे कहा था, विश्व में सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति उनकी बनाई गई है, उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, इस प्रकार से उसका नाम दिया गया है। क्यों? तो भारत को स्वाधीनता मिलने के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आई थी, हमें ये समझने की भी आवश्यकता है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक प्रभावी महासत्ता सामने आई थी। क्योंकि उसके पहले अगर हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र यूरोप हुआ करता था, इंग्लैंड जिसका हिस्सा है। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें कि जो हिटलर एक साइड में, जर्मनी एक साइड में, और दूसरे साइड में इंग्लैंड और उनके मित्र राष्ट्र है फ्रांस वगैरह, तो हिटलर ने जिस प्रकार की युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल किया, जिसको ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है, वो, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो इंग्लैंड और उनके मित्र राष्ट्रों को सहना पड़ा था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका जो प्रभाव था वो कम हुआ था, और वो अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रहा था। लेकिन जो हम कहते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, इस प्रकार के फोर्सेस को बना करके अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, सारा यूरोप एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई एक आघाड़ी जिसे कहते हैं, या एक अलायंस जो बन गया था। अब ये जो अलायंस है, इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस का भी निर्माण हुआ है, और यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से ये तय किया गया था कि जहाँ जहाँ यूरोपीय सत्ताओं ने अपनी पकड़ बनाई हुई है, लोगों पर अत्याचार किए हैं, अपना उपनिवेश किया है, वहाँ से उपनिवेशिक शासन जो है पीछे ले आए, और वहाँ के लोगों को स्वयं निर्णय का अधिकार, जिसे हम कहते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए। तो भारत को भी स्वतंत्रता मिली। अब तब भारत में हम जिसको ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, या फिर ब्रिटिश भारत जो था, उसमें आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, ये सारे प्रदेश हुआ करते थे। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ये चाहते थे, मैंने थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इसलिए भी बताया कि ये जो अमेरिका और उनके यूरोप के जो मित्र है, वो चाहते थे कि साउथ एशिया, जो दक्षिण एशिया, जहाँ पे भारत का महाद्वीप, भारत का उपद्वीप कहा जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, कि ये जो भारतीय उपद्वीप है साउथ एशिया में, उनकी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बनी रहे और यहाँ पर उनका प्रभाव बना रहे। इसलिए जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, या फिर माउंट बैटन प्लान जिसे कहा जाता, माउंट बैटन योजना, उसके तहत उन्होंने कहा, क्योंकि भारत को अभी स्वतंत्रता मिली है, क्योंकि भारत में जो मुस्लिम लीग जो पहले भारत में ही थी, वो अलग देश की मांग कर रही थी, पाकिस्तान अलग देश हुए चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि माउंट बैटन प्लान में कि अभी भारत को हमने स्वतंत्रता तो दे दी है, लेकिन भारत का विभाजन दो राष्ट्रों में हुआ है, एक भारत है, दूसरा पाकिस्तान। और जहां 51% से ज्यादा जनसंख्या थी, वो मुस्लिम जनसंख्या थी, वो पाकिस्तान बना, और 51% से ज्यादा जहां हिंदू जनसंख्या थी, वो भारत बना। तो इस प्रकार से भारत का विभाजन हुआ।
तो अब इसी के साथ में एक दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जो थी कि भारत में ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत कहा जा सकता है, और कुछ रियासतें थी जिनकी संख्या मैंने शुरुआत में भी जैसे कहा है 565 थी। अब ये रियासतों को और भारत को उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में भारत का विभाजन हुआ है और ये 565 रियासतें हैं, अगर वे इनको चुनने का अधिकार दिया गया कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो आप भारत का हिस्सा बन के रहिए, अगर भारत में नहीं रहना चाहते, आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको स्वायत्त रहना है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपको अपने आप को स्थापित करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कि मैंने शुरुआत में जैसे कहा था, ये भारत को कमजोर बनाने का, या साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत एक आर्थिक और सामरिक महासत्ता ना बने, इसके लिए एक प्रकार से योजना उन्होंने बनाई रखी थी। और आप देखते हैं उसके बाद में पाकिस्तान के साथ अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों की भी दोस्ती हुई है। तो ये जो 565 रियासतें थी, इनको साथ में जोड़ने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो था स्वाधीनता के बाद भारत में था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को जब स्वाधीनता मिली तो वे भारत के उप प्रधानमंत्री, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ये दोनों भी दायित्व उनके पास थे। इसी के साथ में रियासतों का जो कार्य है, जो प्रिंसली स्टेट्स अफेयर्स जो थे, रियासतों का कार्य, रियासतों का साथ में जोड़ने का कार्य भी उनके जिम्मे था। तो उन्होंने इस प्रकार से मुत्सद्दिता दिखाई, डिप्लोमेटिक स्किल्स दिखाए कि सारे लोग इनके साथ आकर जुड़ते गए और बाकी सारे जो राज्य है भारत का हिस्सा बने। वो इसलिए भी बन पाए क्योंकि उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नेतृत्व है, उनके व्यक्तित्व के जो गुण है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और जोधपुर ऐसे 3-4 संस्थान थे जिनके भारत में विलय का जो प्रश्न था वो गंभीर रूप से सामने आया। हैदराबाद में आप देखेंगे तो हैदराबाद में वहाँ का जो राजा था मीर उस्मान अली खान, असफ जहा 7th जिन्हें कहा जाता है, सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट भारत का हुआ करता था, वो रियासत हुआ करती थी। 36 करोड़ उनका एनुअल बजट हुआ करता था। तो उनको भी साथ में जोड़ना था। वो कहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। अब पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकता है कि आप देखिए कि हैदराबाद कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है, तो उसकी कोई जमीन का वो जो एडजसेंस होना चाहिए, जमीन जो जुड़ी रहनी चाहिए किसी भी राष्ट्र बनने के लिए, वो तो संभावना ही नहीं थी। लेकिन भारत ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत 1 साल तक आप आपको वो उन्होंने कहा, मीर उस्मान अली खान ने, कि हमको 1 साल का समय दीजिए, हम तय करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, आप 1 साल का समय लीजिए। लेकिन इन दौरान वो पाकिस्तान के साथ मदद करने लगा, पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, अन्य प्रकार की मदद करने लगा। वहाँ की हिंदू जनता जो थी 80% जनता थी और मुस्लिम जनता 20% जनता थी, और फिर भी वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात वहाँ पर हैदराबाद में चल रही थी। वहाँ पर रजाका नाम की संगठन हुई, या इस प्रकार के संगठनों ने, जो आतताई संगठन थे, जो आतंकवादी संगठन थे, वहाँ पे हिंदू जनता पर अत्याचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बहुत हुआ अभी। उन्होंने भारतीय सेना वहाँ पर भेजी, जिसको ऑपरेशन वाटर पोलो कहा जाता है, और 1948 में जो है 1948 में जो है ये जो भारत के साथ जुड़ गया है। आप देखेंगे 1948 में हैदराबाद, या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1948 में हैदराबाद भारत के साथ जुड़ गया। उसी के साथ में कश्मीर का प्रश्न भी भारत के सामने महत्वपूर्ण था। आज भी उसकी समस्याएं हम झेल रहे हैं। आज इतने में ही आप बच्चों ने सुना होगा कि किस प्रकार से वहाँ के कुछ आतंकवादी वहाँ के लोगों को मार रहे हैं, वहाँ के शिक्षकों को मारा है, वहाँ पर काम करने वाले सामान्य मजदूरों को मारा है। तो भारत का जो वहाँ का जो राजा था, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे और वहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन जनता भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। राजा समय ले रहे थे। उस समय कश्मीर के इशू पर नेहरू जी भी अपना हस्ताक्षेप वहाँ पर बढ़ाने लगे थे, लेकिन इसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अपनी जो योजनाएं थी, उनकी लीडरशिप का महत्व दिखाई देता है कि द ग्रेट इंडियन समर नाम की जो किताब है, तुंजलमन एक किताब लिखी है, उसमें वो ब्रिटिश व्यक्ति है, राइटर है, उन्होंने उसमें कहा कि एक समय जब बाकी भारतीय सेना के लोगों को जब बुलाया गया और बाकी सारे अधिकारी थे, जब चर्चा हो रही थी कि कश्मीर के संदर्भ में क्या करना चाहिए,
तो नेहरू जी उस पर भाषण करने लगे, क्योंकि नेहरू जी थोड़ा सा फिलॉसफिकल ज़्यादा सोचते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो डायरेक्ट, क्योंकि वो उनको पता था कि वास्तविकता क्या है, आज अभी इस समय की मांग क्या है, तो तभी के तभी निर्णय होना चाहिए। तो फिर उनके जो भाषण को सुनने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल झुंझलाकर उन्होंने कहा कि नेहरू जी आपको कश्मीर चाहिए कि नहीं। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे ज़रूर चाहिए, कश्मीर का हमारा ही भाग है। तो फिर उन्होंने सेना के अधिकारियों को कहा कि तो आपको यू हैव गॉट योर ऑर्डर्स, आपको आपके ऑर्डर्स मिले। इसी प्रकार से जोधपुर का प्रश्न हुआ, इसी प्रकार से अन्य जूनागढ़ का प्रश्न हुआ। ये सारे प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो वो नेतृत्व था, उनकी नेतृत्व की क्षमता जो थी, उनके व्यक्तित्व में एक जो क्या कहते हैं उसको कि स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, जिसके वजह से ये सारे जुड़ गए और ये 565 रियासतें भारत के साथ जुड़कर आज हम एकता और अखंड राष्ट्र हम बन पाए। इसके लिए योगदान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इसलिए उन्हें उनका जो जन्म दिवस है उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, या उनको लौह पुरुष, उन्होंने जो जिस प्रकार की ताकत, फौलादी ताकत दिखाई थी, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। जी, तो शिक्षार्थी और डियर व्यूवर्स, ये तो बात रही कि आज के दिन को हम क्यों राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे क्या क्या उनके योगदान रहे जिनकी वजह से उन्हें इतना हम याद करते हैं। अभी भी हमारे पास इस कार्यक्रम में बहुत समय है, आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमें पता चल रहा है। आप अपने सवाल हम तक जरूर पहुँचाएं, लाइव चैट बॉक्स में जाकर आप कॉमेंट करके अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ तक पहुँचा सकते हैं। सर, यहाँ पर हम अपनी बात को, अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हुई कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, और आपने बताया कि कितनी मजबूती से और दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने पूरी रियासतों को एकजुट किया, क्योंकि उस समय यह आसान नहीं था। एक नया देश था, हम नए नवेले स्वाधीन देश थे, हम ये कह सकते हैं। और जिस हम भौगोलिक स्थिति में हैं, अगर अपनी दक्षिण एशियाई देशों की बात करें, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सारे ही डेवलपिंग कंट्रीज थे उस समय, हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था, किसी महाशक्ति के हम किसी गुट में नहीं थे। अपने आप को स्टैब्लिश करना, एक देश के तौर पर अपनी अहमियत बनाना और अपनी सर नींव को, जड़ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बड़ी बात है। और बच्चों, हम और भी बातें करते रहेंगे। सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब ब्रिटिश राज से हमें स्वाधीनता मिली, हम एक नए राष्ट्र के तौर पर हम उभरे, तो उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या क्या योगदान रहे? जी देखिए, एक तो हमने अभी ही उसकी चर्चा की है बच्चों की, भारतीय जो रियासतें थी, 565 रियासतें थी, उन रियासतों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। और अक्सर ये भी कहते हैं बहुत सारे जो इतिहासकार, इस सिचुएशन, इस परिस्थिति का जब मूल्यमापन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो इस निष्कर्ष पे आते हैं, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और रियासतों का दायित्व अगर उनके पास नहीं होता, तो शायद आज हम दिल्ली राज्य से निकले, दिल्ली एक अलग देश होता, दिल्ली देश से निकले, फिर राजस्थान देश में चले गए। अगर मैसूर मुझे जाना है तो पहले मैं दिल्ली देश से निकला, फिर राजस्थान देश में चला गया, फिर मध्य प्रदेश देश में चला गया, फिर कर्नाटका के देश में चला गया। इस प्रकार से इन सारे देशों में जाते हुए हमें वीजा लेते हुए जाना पड़ता। ये तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जिसकी हमने चर्चा की है। दूसरी बात, हमें लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम एक बार सिर्फ इमेजिन करें तो हम देखेंगे कि एक देश के तौर पे हम कितने कमजोर हो जाते हैं। अगर एक देश के अंदर इतने देश हो जाते और छोटे छोटे राज्य अगर देश हो जाते तो कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। बच्चों, आप ये सोच सकते हैं। जी सर। बिल्कुल। और दूसरी बात कहने की आवश्यकता है हमें कि आप लोगों ने 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों ने, आप जो सुन रहे होंगे, आपने सुना होगा कि भारतीय राज्य घटना को, भारतीय जो राज्य घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 1, एक आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो आर्टिकल 1 कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो है राज्यों का केंद्र है। मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर आज की तारीख में जो कितने राज्य हैं, 28 राज्य है। और तो ये इन राज्यों को अपने एक कार्यों में एक ऑटोनॉमी है। इसलिए आपने सुना होगा कि 3 प्रकार के लिस्ट है। एक केंद्र सूची जहाँ पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, एक राज्य सूची जहाँ पर राज्य कानून बना सकते हैं, और जो समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भी कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची जो है इसमें राज्य ही कानून बना सकते हैं, केंद्र उसमें हस्ताक्षेप नहीं कर सकता है।
और केंद्र सूची है उसमें सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, राज्य उसमें हस्ताक्षेप नहीं कर सकते। इस प्रकार का जो विभाजन है उसको हमने संघ राज्यीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा कहा है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखें तो भारत में देखिए कि ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इन 3 सेवाओं को ऑल इंडिया सर्विसेज का दर्जा दिया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक माना जाता है, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। क्यों? उनका यह कहना था कि सरकारें तो 5 साल में बदलेगी, लेकिन इस देश में जो भी पॉलिसी बननी है, जनता के हितों के जो भी निर्णय लेने हैं, उसमें तो निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर सरकार बदलती है या फिर हमने देखा है कभी कभी अस्थिर सरकारें जब आती है, तो अगर सरकार के लोग जो वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो अगर निर्णय नहीं ले पाए तो इन नीतियों को आगे कौन बढ़ाएगा? तो इन नीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो है नौकरशाही करेगी, ब्यूरोक्रेसी कहेगी। और इसके आधार स्तंभ जिन्हें माना गया है, जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी जो है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS के अधिकारी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नौकरशाह है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी है, उनमें एक ऑटोनॉमी, उनकी स्वायत्ता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप से उन्हें बचाना चाहिए। इसीलिए ब्यूरोक्रेसी IAS, IPS और IFS को वो स्टील फ्रेम उनका होना चाहिए, मतलब जो जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, स्टील फ्रेम, जो मजबूत फ्रेम में वो रहेंगे, इस प्रकार से। तो इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने इसके संबंध में बारंबार बातें रखी, इस बात को उन्होंने जोर दिया स्वतंत्र स्वाधीनता के बाद, और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में ये ऑल इंडिया सर्विसेज योगदान दे सकती है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था। इसी के साथ में कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र शासन के अधिकारी होते हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं। आप देखेंगे कि DOPT नाम का जो मिनिस्ट्री होती है वो सारे उनके सेवा शर्तें जो भी होती है वो निर्धारित करती है। तो ये अधिकारी केंद्र सरकार के होते हैं, राज्यों में केंद्र की ओर से जाते हैं। ये योजना क्यों बनाई गई कि कल अगर कोई राज्य भारतीय संघ राज्य से टूटना चाहता है, कहीं पाकिस्तान में जाना चाहता है या स्वतंत्र राष्ट्र बनने की कोशिश करना चाहता है, ऐसी परिस्थितियों में केंद्र की अगर वहां पर शासन व्यवस्था रहे, केंद्र के अधिकारी रहे, तो वो समय पर उस प्रकार की परिस्थितियों को टालने के लिए उपाय योजना भी कर सकते हैं और केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी भी दे सकते हैं, ताकि भारत की एकता और अखंडता बनी रहे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जो भी ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, उन्हें अपना खुद का दिमाग होना चाहिए, स्वायत्त दिमाग होना चाहिए। राजकीय कोई भी प्रलोभन है या किसी भी प्रकार के जो प्रेशर्स होते हैं, जो दबाव होता है, उसमें न आकर के प्रलोभन के बिना निर्णय राष्ट्रहित में उन्होंने लेना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने पहला भाषण जो है 21 अप्रैल 1947 में मेटकाफ हाउस जो दिल्ली में है, जहां पर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी, IAS ऑफिसर्स की उस प्रोबेशनर ऑफिसर्स के सामने ये पहला भाषण उन्होंने किया था 1947 में। 21 अप्रैल, ये दिन याद रखना, 21 अप्रैल 1947। इसीलिए 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सर्विसेज डे मतलब प्रशासकीय सेवा दिवस, इस प्रकार का एक दिन मनाया जाता है। ये हुई ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में उनकी बात। दूसरी बात जो है कि भारतीय जो श्वेत क्रांति के संदर्भ में उनकी योजना थी कि श्वेत क्रांति मतलब क्या, कि जो दूध है, दूध का उत्पादन भारत में बढ़े। इस संदर्भ में उनका योगदान भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। क्या हुआ कि पहले गुजरात में जो आज का आनंद जिला है या फिर कैरा जो जिला था, उस कैरा जिले में जो भी किसान थे वो दूध का उत्पादन तो करते थे, लेकिन अलग अलग से जो मिडलमैन हुआ करते थे, मध्यस्थ हुआ करते थे, उनके माध्यम से वो दूध बेचा करते थे। इसलिए उनको जो भी मुनाफा मिलना चाहिए, उनको मुनाफा मिलना चाहिए, जो भी उनके मेहनताना होता है वो उन्हें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता था। इसलिए सारे किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का जो अंदाज़ा है उनको दिया, उनको इन्फॉर्मेशन दी
उन्होंने कहा कि ठीक है, इस संदर्भ में भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए आपको यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मध्यस्थ लोग होते हैं कुछ दिन आपसे शायद हो सकता है कि दूध नहीं खरीदे। तो किसानों ने कहा कि सरदार जी, हम इस बात के लिए तैयार है, कुछ दिनों के लिए कुछ यातनाएं सहने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस समस्या का हल निकलना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आंदोलन किया और सरकार को ये नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया कि सरकार, जो किसान है वो अपना जमीन, अपना जो दूध है, वो जो दूध का उत्पादन वे करते हैं उसको सहकारी क्षेत्र के माध्यम से, सहकारी संगठनों के माध्यम से उसका उत्पादन करेंगे, उसका बेचेंगे और उससे एक बेनिफिट जो मिलेगा वो अपने पास आएगा। आप अगर देखेंगे अमूल का दूध आप देखते हैं, भारत में जो श्वेत क्रांति, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, दूध के उत्पादन के संदर्भ में जिन्होंने क्रांति लाई, उसमें अमूल ये जो दूध डेयरी है आनंद जिले में जो है वो उसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस संदर्भ में अमूल के पहले जो निदेशक थे, वहाँ के जो मुख्य अधिकारी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब श्वेत क्रांति के भारत में जिनको जनक भी माना जाता है, उनका वहाँ पर होने के संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक जो सुझाव था वो महत्वपूर्ण रहा है। तो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं, लेकिन किसानों के मुद्दे जो जमीनी स्तर के मुद्दे थे, उन मुद्दों के संदर्भ में भी योगदान दिया और उस मुद्दों के संबंध में भी लड़ाइयाँ लड़ी। जी, तो ये तो बात रही कि उनके स्वाधीनता, हमारे स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद क्या क्या उन्होंने ऐसे कार्य किए जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने IAS IPS की बात की, यानी कि इंडियन सर्विसेज की बात की, जो आपने रीज़न बताया, यही रीज़न है कि उन्हें भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। और आपने श्वेत क्रांति की भी बात की। और सर, हम अब आपसे और भी इन बातों के अलावा और भी कुछ जानना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे दर्शकों को बता सके, जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो बड़ी क्लास में हो या फिर छोटी क्लास में हो, लेकिन उनके ज्ञान के लिए, उनके नॉलेज के लिए वो ज़रूरी है और उन्हें जानना भी ज़रूरी हो, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है जो हम कह सकते हैं कि सदियों सदियों में सामने आते हैं। इतने महान शख्सियत की जब हम बात कर रहे हो तो कई ऐसी बातें होंगी जो आप बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को। जी, मैंने अभी कुछ मेरी जो PPTs मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, तो उसमें मैं कुछ फोटोज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि उनको भी उस प्रकार से अंदाज आए कि ये PPT ज़रा सामने ले आई। ये देखिए कि ये हुआ खेड़ा सत्याग्रह। इसमें आप देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह में भी जो 1918 से लेकर के 1918 में हुआ था और यही समय था कि वे गांधी जी के संपर्क में आए और तब से लेकर के आजीवन गांधी जी के साथ में रहे और गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको बहुत बड़ा सदमा भी पहुंचा था, ऐसा कहा जाता है। तो ये खेड़ा सत्याग्रह का जो फोटो है वो आप देख रहे हैं। दूसरी जो सत्याग्रह का फोटो मैंने दिखाया था आपको, ये है ये बारडोली सत्याग्रह, ये तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ और ये जो सत्याग्रह हुआ ये बारडोली सत्याग्रह है। अब यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं आप, ये जो मैप देख रहे हैं आप, इसमें ये तो फोटो में, हाँ ये मैप देखिएगा आप कि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब ये भारत जो ब्रिटिश इंडिया जिसे कहा जाता है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद और भारत का पार्टीशन होने के पहले का भारत और भारत के पार्टीशन होने के बाद का भारत। आप यहाँ पर जो पीले रंग का जो राज्य देख रहे हैं या जो प्रदेश देख रहे हैं, ये सारे प्रदेश जो है ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे। और यहाँ पर जो नीले रंग में आप देखेंगे, जो पीले रंग के अलावा जो देखेंगे आप, तो ये सारी रियासतें थी। तो अब यहाँ पर देखिए ऊपर कश्मीर है और ये सारी रियासतें आप देखेंगे। तो ये भारत में 2/5 हिस्सा जिसे कहते हैं, 2/5 ऑफ इंडियाज टेरिटरी जो है वो इन रियासतों का हुआ करता था। तो इन रियासतों को जोड़ने में उनका योगदान हमने पहले भी चर्चा की थी, वो जो महत्वपूर्ण है। जो मैंने कहा था, अब यहाँ पर आज ये बांग्लादेश है, इधर जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, अब ये यहाँ पर पश्चिम पाकिस्तान जो पहले का था, आज वो ये पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान ये हुआ ये बांग्लादेश। तो बाकी का जो ये है वो भारत है
और इसमें ये सारी रियासतें, मैंने जैसे कहा था, दिल्ली राज्य से निकले तो राजस्थान देश में चले गए, राजस्थान से मध्य प्रदेश देश चले गए, फिर बाद में कर्नाटका देश में जाकर के मैसूर में चले गए। ये वीज़ा लेकर के आपको जिस प्रकार से जाना पड़ता, इन सब रियासतों को साथ में जोड़ने का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरी बात, एक फ़ोटो में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये हुई फ़ोटो उनकी। अब ये सारे जो रजवाड़े हैं, जो रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे, राजा जिन्हें कहा जाता था, ये इन सारों की ग्रुप फ़ोटो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हैदराबाद जो संस्थान था, वह हैदराबाद संस्थान भारत में सम्मिलित हुआ 1948 में, जिसकी चर्चा हमने की थी। कश्मीर, ये जो कश्मीर जो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है, कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, जिसे भारत में विलय होने का जो इंस्ट्रूमेंट था, उसको जो संधि थी, उसको इंग्लिश में कहते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। वो 1948 में कश्मीर भी भारत में जुड़ा। तो इस प्रकार की ये सारी जो योगदान रहा है, इस पर हमने सोचना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को हमें समझना चाहिए। उन्हें, उनके जीवन को देखते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके जीवन से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। जी, और यकीनन हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी महान शख्सियत है कि अगर हम प्रेरणा लें, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी हम अपने अंदर बदलाव ला सकें बच्चों, तो वो बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर बदलाव होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए। और जब समाज के लिए बदलाव सकारात्मक होता है तो देश के लिए वो बदलाव ऑटोमेटिकली सकारात्मक हो जाता है। तो एक छोटा सा बदलाव आप अपने अंदर लाएंगे, क्योंकि आप हमारे भावी भविष्य हैं, हमारे देश की नींव हैं, तो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम समय समय पर, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ऐसे कार्यक्रम लेकर आते रहें, ताकि आप अपने उन सभी व्यक्तित्व को जाने जिन्होंने हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के बहुत अच्छा और बेहतर योगदान दिया, और या फिर जिनकी वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं और अमन और चैन की हम सांस ले रहे हैं। हम अपनी बातों का सिलसिला आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन अभी समय एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखने का हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे राष्ट्रीय नायक के बारे में बताएंगे जिनका भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। जी हाँ, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और वे उप प्रधानमंत्री भी रहे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था। वे झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अन्याय का विरोध करने की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। सरदार पटेल जब गृह मंत्री बने तो उनकी प्राथमिकता थी भारत में देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय एकता को बढ़ावा देना, और ये काम उन्होंने बखूबी किया। आजादी से पहले जूनागढ़ राज्य के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने ये फैसला स्वीकार नहीं किया, बल्कि जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया। वहीं जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव नहीं माना, तो सरदार पटेल जी ने वहां सेना भेजकर निजाम को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया। इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। बच्चों, बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। भारत के एकीकरण में योगदान के लिए सरदार जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक करके भारतीय एकता का निर्माण किया। भारत को आजादी दिलाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने
सरदार जी की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा बनाई गई है, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको एकता का प्रतीक माना गया है। सरदार पटेल जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। ऐसे महापुरुष को हमारा नमन। तो अब हमारे बच्चों ने देखा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, और हम आशा करते हैं कि छोटे से समय में और हमारा जो सेशन और कार्यक्रम चल रहा है उससे आपको बहुत सारी बातें जानने को मिली हमारे लौह पुरुष के बारे में। और हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है ये, और सर हमारे लौह पुरुष को दिया गया है। और हमारे बच्चों की भी डिमांड है जो हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आपके भी बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी की बातें हम अपने सर के साथ साझा करते हैं। सर वो बच्चे जो हैं हमारे जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत ही एक प्रेरक प्रसंग से की थी, तो उस प्रेरक प्रसंग को सुनकर हमारे बच्चे जरूर मोटिवेट हुए होंगे, और ये उन्होंने जाना होगा कि वो बचपन से ही साहसिक नेचर के थे, ये उनके अंदर इनबिल्ट था। और जो आप बचपन में होते हैं वैसे ही आपका व्यक्तित्व निखरता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं। तो कुछ ऐसी और बातें आप जो उनके निजी जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे और हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें सर? जी, देखिए, बचपन की 2 घटनाएं तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि शिक्षक के साथ उन्होंने शिक्षक के खिलाफ ही एक प्रकार से हड़ताल की। दूसरी वो जो फोड़ आई थी उसको फोड़ने के लिए उन्होंने जो योजना बनाई उन दिनों में। यहाँ पर माफ कीजिएगा, हम आपको टोक रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे वो साहसिक तो थे, पर हम ये कह सकते हैं कि वो क्रांतिकारी नहीं थे, साहसिक थे, लेकिन अगर इन शब्दों को अगर हम डिस्क्राइब करें अगर अपने बच्चों को कि क्रांतिकारी एक शब्द अलग होता है, एक साहसिक होना अलग होता है, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं, अभी बच्चों ये जो क्रांतिकारी होना मतलब हाथ में बंदूकें लेना या कहीं बम फोड़ना इतना ही क्रांतिकारी नहीं होता है जी। क्रांति तो उस संदर्भ में अगर हम कहें तो गांधी जी भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जी। गांधी जी बहुत बड़े क्रांतिकारी इसीलिए थे क्योंकि आप पर अत्याचार सतत हो रहा है, तब भी आपने अपना आपा खोया नहीं है, आप शांत बैठे हैं, सत्य का आग्रह आप लेकर चल रहे हैं। इसके लिए कितनी बड़ी क्रांति कहेंगे हम। इसलिए उस संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व के एक महान नेताओं में गांधी जी को माना जाता है। अनेक नेताओं को उन्होंने प्रभावित किया है। मैंने ये गांधी जी का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी किया कि 1918 के बाद जब वे बैरिस्टर बन के आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तब से लेकर के सतत गांधी जी के सानिध्य में रहने का उनको हमेशा अवसर मिलते रहे। और गांधी जी के साथ एक बिल्कुल गांधी जी भी उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे, प्रिय सरदार या प्रिय वल्लभ भाई करके उनको पत्र लिखा करते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें अपना बड़ा भाई माना करते थे। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि वे जो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे सरदार जी जब लंदन में, उन दिनों में जो बचपन में ही विवाह हुआ करता था 14-15 साल में ही, तो उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। उसके बावजूद ये सारे उनके जो पर्सनल लॉसेस थी, अपने निजी जीवन जो उनका था उसमें जो भी उनके जो यातनाएं उनको सहना पड़ा था, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फिर भी वो टेम्पल इन नाम के जो कॉलेज में जाकर के बैरिस्ट्री जो 36 महीने का कोर्स था, मैंने बताया आपको, वो 30 महीनों में वो कोर्स पूरा किया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों आपको कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, जो घिरे प्रलय की घोर घटाए, जो जैसे प्रधानमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता थी कि जितनी भी बाधाएं आती है उन्हें आने दो, आप अपने संघर्ष के राह पर आगे चलते रहो। वो इंग्लिश में एक जो लाइन है कि द ग्रेट मैन who achieved heights in their lives. So the heights reached and kept by great men were not attained by sudden flights, but they, while their companions were slept,
वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महान लोग थे उन्होंने जो भी ऊंचाइयां प्राप्त की, जिन ऊंचाइयों पर वो बने रहे, वो ऊंचाई सडनली अचानक नहीं प्राप्त हुई थी। जब उनके सहकारी बाकी के लोग सो रहे थे तब वो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सतत परिश्रम कर रहे थे। दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। रात भर वो संघर्ष कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उदाहरण से भी हमें वो पता चलता है। और दूसरी बात, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है, प्रामाणिकता, नेकी जिसे हम कहते हैं, प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, ये आवश्यक है जीवन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने कहा कि बहुत अनुशासन प्रिय थे। वो अपने जीवन में नेक थे। आप सोचिए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रियासतों का दायित्व, आज हम देखते हैं कि कोई एमएलए भी बनता है तो कितना पैसा उसके पास हो जाता है। लेकिन उनकी जब मृत्यु हुई थी तब उनके परिवार को चलाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई संपत्ति उन्होंने बनाई नहीं रखी थी। मतलब उनका सारा जीवन ही राष्ट्र और समाज सेवा को समर्पित था। अपने निजी जीवन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद में ये कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बच्चों की देखभाल की थी। तो मतलब इस प्रकार से जो निजी जीवन में निस्वार्थता, प्रामाणिकता और चारित्र्य में पारदर्शिता, अपने व्यवहारों में पारदर्शिता, इन चीजों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें सीख मिलती है। जी सर, हम अगर अपने आसपास और अपने हम पूर्वजों को देखें या फिर हम इन सभी महान व्यक्तित्व के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उनका जीवन कितना अनुशासित रहा। और बच्चों, क्योंकि आप स्कूल में हैं इस समय, आपको भी अनुशासन को उसी तरह से फॉलो करना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं और ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि बच्चे थोड़े परेशान जरूर हो जाते हैं कई बार डिसिप्लिन लाइफ से, लेकिन आप यकीन मानिए ये जो अनुशासन आप अभी मेंटेन करके रखे हुए हैं, आप जब इस अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, इसी तरह अनुशासित लाइफ अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, तो आप दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। प्रेरणा स्रोत बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर हम आपसे एक बार फिर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप कुछ बताएं सर। तो बहुत ही ब्रीफ में आपसे जानना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बच्चों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका मतलब ही एकता की मूर्ति। तो भारत में उनके भारतीय राष्ट्र जो है, उन सारी रियासतों को जोड़ना, सब समाज को जोड़ना, इतना ही नहीं, उनके बारे में कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यहाँ से जब मुसलमान जो पाकिस्तान में जा रहे थे और पाकिस्तान का जो प्रदेश बना था, वहाँ के जो हिंदू है भारत में आ रहे थे, तो हिंदुओं पर वहाँ के मुसलमानों ने आक्रमण किया और मार दिया उनको, उन पर अत्याचार होने लगे। और इस प्रकार के फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान में जा रहे थे उन पर भी आक्रमण होने लगे। इसी प्रकार से एक बार ऐसी योजना बन रही है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला, तो वे खुद कोई भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा लिए बगैर वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हम भारत में रहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का हम निर्माण करना चाहते हैं और इसीलिए हिंसा को हमें त्यागना पड़ेगा। हिंसा के रास्ते से नहीं, बल्कि हमें एक जो क्या कहते हैं कि उसको सबको साथ में लेकर चल करके हमें नए राष्ट्र का निर्माण करना पड़ेगा। उन्हीं के अब एक उदाहरण ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिल्ली में कोई दरगाह था, वहाँ पर जो जनता है उस दरगाह को तोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि वो शुरुआत के जो दिन हिंदू मुसलमान इस प्रकार के एक विद्वेष का वातावरण बना था, तो उस दरगाह को बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ही वहाँ पर चल पड़े और उसको और कोई सुरक्षा साथ में नहीं ली थी, कोई बॉडीगार्ड साथ में नहीं लिए थे। इसीलिए वो एक तो है कि भारतीय राष्ट्र की अखंडता, एकता बनाने के लिए उन्होंने योगदान दिया, सामाजिक सौहार्द का माहौल कायम रहे उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया। वो स्वतंत्र भारत के जो अल्पसंख्याक मंत्रालय के भी किसी कमेटी के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो इस प्रकार से इसलिए उनका जो स्टैच्यू है उसको यूनिटी का, एकता का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति, इस प्रकार से नाम दिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये योजना है भारत सरकार की कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे भारत के जो विश्व के 7 आकर्षण हम मानते हैं, अजूबे मानते हैं,
तो उनमें से ताजमहल, तो उसी प्रकार का एक आकर्षण बिंदु, एक पर्यटन स्थल जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा जिले में बना हुआ है वो भी बने, इस प्रकार की योजना है। इससे होगा क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विरासत जो है, उनकी जो भी ट्रेडिशन लेगेसी है उसको हम याद रखेंगे, उनसे सीखने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही में विश्व के सारे लोग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानने लगेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संदर्भ में कहा जाता है कि इतना सारा पैसा खर्चा किया, क्या आवश्यकता थी इतनी बड़ी ऊंची मूर्ति बनाने की। लेकिन उस मूर्ति बनने के कारण वहाँ पे अनेक उद्योग, पर्यटन उद्योग या अनेक दूसरे जो उद्योग है उनका भी निर्माण हो जाएगा और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कहना था बच्चों। जी, और बच्चों आपको तो पता ही है कि अगर हम इस स्टैचू की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी और लंबी ये मूर्ति है और हम सभी इस मूर्ति को लेकर और हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष हैं उनके योगदान को लेकर हम उन्हें नमन करते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम आपसे भी एक निवेदन करते हैं कि जैसे महान व्यक्तित्व हैं, थोड़े अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, थोड़ा प्रेरणा आप उनसे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये हम सभी के लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो। बदलाव हमेशा सकारात्मक हो तो वो अच्छा ही रहता है। समय अभी इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को सर आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी कि आप और बच्चों को और एक बार शुभकामनाएं राष्ट्रीय एकता दिवस की। आप पढ़े, आगे बढ़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैं भूल गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है या जो ओल्डर जनरेशन जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपना योगदान तो दिया है। आने वाले समय में ये सारी जो जिम्मेदारियां है वो आने वाले बच्चों के कंधे पर है। इस चर्चा का सकारात्मक स्वरूप तभी हम मान पाएंगे कि उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से हम कुछ करें, उसका हमारे व्यक्तित्व में आत्मसात करें हम और उसको उन तत्वों को लेकर के आगे बढ़े और इस राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दें। तो आप सभी को शुभकामनाएं बच्चे। जी, जैसे सर ने कहा कि राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दें, इस बात को आप आत्मसात कर लें क्योंकि हम सभी के छोटे छोटे प्रयासों से ही ये राष्ट्र बनता है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें PM ई विद्या चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि हम आपके लिए लाइव फोन इन प्रोग्राम्स लेकर आते हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहते हैं और मनोरंजक भी रहते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे राष्ट्रीय नायक के बारे में बताएंगे जिनका भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। जी हां, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और वे उप प्रधानमंत्री भी रहे। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था। वे झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल को अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अन्याय का विरोध करने की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। सरदार पटेल जब गृह मंत्री बने तो उनकी प्राथमिकता थी भारत में देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय एकता को बढ़ावा देना, और ये काम उन्होंने बखूबी किया। आजादी से पहले जूनागढ़ राज्य के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने ये फैसला स्वीकार नहीं किया, बल्कि जूनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया। वहीं जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव नहीं माना, तो सरदार पटेल जी ने वहां सेना भेजकर निजाम को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर लिया। इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। बच्चों,
बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। भारत के एकीकरण में योगदान के लिए सरदार जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक करके भारतीय एकता का निर्माण किया। भारत को आजादी दिलाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण सरदार पटेल का जन्मदिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार जी की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा बनाई गई है, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको एकता का प्रतीक माना गया है। सरदार पटेल जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। ऐसे महापुरुष को हमारा नमन।